प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 11 का 2023-24 का जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हैं। छात्रों, आपने परीक्षा में क्या क्या गलती की हैं ये आपको मूल्यांकन करना है। प्रश्न पत्र आपके सामने है, प्रश्न पत्र लेकर आप बैठ जाइए और देखिए आपके कितने अंक आ सकते हैं। तो ये प्रश्न पत्र आपका पढ़ा हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। छात्रों, इस प्रश्न पत्र में केवल 30 प्रश्न हैं और 80 अंक का ये प्रश्न है। छात्रों देखेंगे, अब हम यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया। छात्रों, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इसमें बहुत से लोग थे, है ना, और आखिर में 284 लोग रह गए थे। तो ये इसका जो सटीक उत्तर है ये है संविधान सभा। इसके अलावा अगर आपने कुछ निशान लगाया है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून के शासन का विचार, है ना, किससे लिया गया। कानून के शासन का जो विचार है ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। छात्रों, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के चुनाव आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में, देखिए भारत का जो चुनाव आयोग है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ना, उसकी सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, या राज्यों का भी चुनाव आयोग है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सी उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 थोड़ा कठिन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम में लिखिए, है ना, जैसे जैसे घटी है ना उसी क्रम में लिखिए। जो सबसे पहले घटी है उसे सबसे पहले लिखिए, है ना। जैसे इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, है ना, दिल्ली में एशियाड खेलों की अब जैसे 42वें के बाद 44वां आएगा, यहाँ तो क्लियर ये बात। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, वो 42वां संशोधन हुआ, उसके बाद 44वां हुआ छात्रों, उसके बाद दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, और उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। तो इसके लिए हमारा उत्तर बन जाएगा बी। छात्रों समझ गए होंगे आप। अब आगे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न के लिए कहते हैं सूची 1, है ना, सूची 2 के साथ मेल कीजिए। जैसे भारत में छात्रों मतदान की आयु, अब मतदान की आयु कितनी है, अब वर्तमान में 18 वर्ष है। क्लियर हो गया। इजराइल की विधायिका को क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं। और क्या है, सार्वभौमिक, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है सभी वयस्क नागरिकों को, है ना, मताधिकार। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, ये है प्रथम वरीयता वोट गणना, ये इससे जुड़ जाएगा। अब इसके अनुसार देखो इसमें कौन सा है ना, तो इसमें है, अब हमने इसको इससे जोड़ दिया है ना, ये देखिए। तो ए के लिए 2 कहाँ पर आ रहा है, फिर 3 के लिए 1 कहाँ पर आ रहा है, बी के लिए 1, यहाँ भी बात बन रही है, और फिर सी के लिए 4 आ रहा है, ठीक है, और डी के लिए 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये उत्तर बन जाता है, ठीक है। तो इस पर आप निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न के लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी इंग्लिश वर्जन तो हम छोड़ देते हैं, या जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट है वो उसी से अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो स्टूडेंट है वो हिंदी के ही हैं। और ये छठा प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए के एक कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है। दोनों कथनों का परीक्षण कर दिए गए कोड में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब इसे पढ़ना है हमें और इन चारों उत्तरों में से लगाना है एक, ठीक है। तो अभिकथन ए क्या कहता है, अभिकथन ए कहता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। ठीक, बिल्कुल बात सही है। दूसरा क्या कहता है, कारण आर है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे
उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है, अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, ठीक है, और कारण आर अभिकथन ए की सही स्पष्टीकरण है ना। इसमें जो स्पष्टीकरण वाले मामले में थोड़ा है ना ये देखेंगे और बी पढ़ लेते हैं, तो दोनों सही हैं अभिकथन, तो इसका यही ठीक है, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका ए हो गया। और छात्रों नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये बहुत बच्चों ने गलत किया है। बच्चों हमारे यहाँ आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, राज्यसभा को छोड़ करके राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का बाकी सबका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। तो इसमें बहुत छात्रों ने, जब मैं कॉपी चेक कराया था, बहुतों ने गलती की है। छात्रों ध्यान रखेंगे अब आगे से, है ना। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। इसमें उपराष्ट्रपति का भी आया है आगे, वो भी 5 साल का ही होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है। तो राज्यसभा जो है उसको 14 दिन के लिए रोक सकती है। छात्रों कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन के लिए। इसका 5 साल आ जाएगा, इसके 14 दिन हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त को भारत के किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है बच्चों? तो इसमें बहुत बच्चों ने गलती की है। तो इसमें या तो आता है यहाँ पर राष्ट्रपति, किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति के स्थान पर क्या दे रखा? अध्यक्ष, ठीक है। इसे हम पेन उठा लेते हैं, तो अध्यक्ष या राष्ट्रपति, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? अध्यक्ष लिख देंगे। क्लियर हो गया छात्रों? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं या अध्यक्ष करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है छात्र, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों ने अच्छी खासी गलती भी की है ना। ये क्वेश्चन कहता है किस वर्ष चुनाव में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये छात्रों किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1989 में, ठीक है। 1989 में इसको किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री देखिए राज्य का प्रमुख नहीं होता, देश का प्रमुख नहीं होता, संसद का प्रमुख नहीं होता, क्योंकि संसद में विपक्ष भी होता है। सिर्फ जो सरकार होती है इसकी, ये सरकार का प्रमुख होता है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है छात्रों। अब भारत के उपराष्ट्रपति की अवधि कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? इसमें अक्सर बच्चों ने गलती कर रखी है। तो ये भी 5 साल के लिए, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, सभी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और प्रधानमंत्री भी, है ना, और हमारे जो अन्य मंत्री भी हैं। मगर प्रधानमंत्री समय से पहले, अगर हमारी संसद भंग हो जाती है तो उससे पहले पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है छात्रों। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, संविधान देश के लिए क्या करता है ना। कोई 2 उचित तर्क दीजिए। अब पहले तो यही पता लगाना, बच्चों को यही गलती है कि संविधान है क्या। छात्रों, संविधान मौलिक नियमों या सिद्धांतों का समूह है या ग्रुप है ना, या पुंज है, ठीक है, जिसमें सभी नियम लिखे रहते हैं। उसकी एक किताब है जिसके अनुसार एक राज्य का गठन होता है ना, राज्य का गठन होता है, सरकार का गठन होता है, या शासन किया जाता है, यूँ कहें, या समाज की सामूहिक भलाई के लिए सरकार को शक्तियाँ भी देता है। शक्तियाँ कौन देता है छात्रों? वो संविधान ही देता है। तो संविधान क्या करता है? सरकार को शक्तियाँ देने का काम करता है। और क्या है? सरकार के साथ लोगों का संबंध, है ना, संविधान के द्वारा ही तय होता है। सरकार और लोगों के संबंधों के बीच में एक कहें सेतु का जो काम करता है या संबंधों को जोड़ने का जो काम करता है, तो भारत का संविधान ही है छात्रों। और संविधान क्या करता है? संविधान राष्ट्र को बुनियादी पहचान देता है ना। संविधान के द्वारा ही किसी राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। और संविधान को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन भी कहा गया है ना।
समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन क्या है? वो संविधान ही है। और न्यायपूर्ण समाज के लिए जो परिस्थितियाँ बनाता है वो भी संविधान ही बनाता है। तो छात्रों इसमें इतना इसके कोई 2 पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट पूछे हैं। छात्रों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार किस प्रकार प्रतिबंधों के अधीन है? क्योंकि हमें ये दोनों स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार भी दे दिया गया और इस पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए। और प्रतिबंध लगाने क्या आवश्यक हैं या नहीं है, इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। छात्रों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है हम जो चाहें वो करें। हमारी स्वतंत्रता सिर्फ वहीं तक सीमित है जहाँ तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है ना। और कुछ परिस्थितियों में इसे तर्क संगत औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने ही चाहिए, नहीं तो दूसरे की स्वतंत्रता चली जाएगी। ऐसे प्रतिबंधों के कारण ही है ना देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता आदि शामिल हैं और नैतिकता शामिल हैं। प्यारे छात्रों इस प्रश्न का उत्तर अगर आप विस्तृत रूप से देखना चाहें तो अपनी पुस्तक में पेज नंबर 29-30 पर आप देख सकते हैं। अब छात्रों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के किन्हीं 2 सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक माने अच्छे प्रभाव को बताना है। तो छात्रों इसके बारे में हम कह सकते हैं यह जो पूरा का पूरा चुनाव है, संपूर्ण चुनाव, इस प्रणाली को समझना आसान है या सरल है या इस प्रणाली को सरलता से समझा जा सकता है। और क्या है, चुनाव के समय मतदाताओं के सामने एक स्पष्ट विकल्प भी होता है कि वे अपनी मनपसंद के उम्मीदवार को चुन सकते हैं। वो किसी पार्टी को चुन सकते हैं या किसी उम्मीदवार को भी चुन सकते हैं, पार्टी को भी नकार सकते हैं, अपनी मनपसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं और बिना पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना उम्मीदवार चुनने का विकल्प होता है। प्यारे छात्रों और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी महसूस किया था कि संसदीय प्रणाली में स्थिर सरकार देने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आधारित जो चुनाव है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकते, है ना, हमारे लिए वो नहीं हो सकते। और क्या है, भारत जैसे विशाल देश में, है ना, भारत उपमहाद्वीपीय देश है, ऐसे विशाल देश में जो हमने प्रणाली अपनाई है, कौन सी प्रणाली है, एपीटीपी जो प्रणाली अपनाई है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो सबसे उपयुक्त है। और भारतीयों को इस प्रणाली के बारे में पता भी था। कैसे पता था? क्योंकि प्रांतीय सरकारों के चुनाव में एपीटीपी प्रणाली का ही प्रयोग करके चुनाव कराए गए थे। तो इससे इस प्रणाली से सभी भारतीय परिचित भी थे और यह प्रणाली मतदाताओं को राजनीतिक दलों के साथ साथ उम्मीदवारों के बीच उम्मीदवारों को चुनने का विकल्प देती है, जैसा मैं अभी बता कर आया था। प्यारे छात्रों इसके बारे में अगर और विस्तृत जानकारी आप चाहो तो हमारी बुक में पेज नंबर 60 और 61 पर इसको देखा जा सकता है, फर्स्ट बुक में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परिसीमन आयोग की क्या भूमिका है? पहले तो यही जान लें कि परिसीमन आयोग है कौन, है ना, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करते हैं, अर्थात चुनाव आयोग का सहभागी कह सकते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना को देखना होता है, संरचना को देखकर उसके अनुसार सीमांकन करना होता है। इसकी नियुक्ति पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के उद्देश्य से की गई है ना, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना है, सीमाएं खींचना है ना, बाउंड्री लाइन खींचना है। आयोग का मुख्य कार्य विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है या सीमांकन करना है या बाउंड्री लाइन खींचना है। प्यारे छात्रों अगर इससे ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं
तो पेज नंबर 65 पर देख लेना। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग की गई किन्हीं 2 शक्तियों को लिखिए। भारत के प्रधानमंत्री किन किन शक्तियों का प्रयोग करते हैं? छात्रों, प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। कैबिनेट की जितनी भी बैठक होंगी उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाएंगी और विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करने का काम भी प्रधानमंत्री का ही है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद, है ना, पद और स्तर जो बताते हैं उनकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा ही, है ना, राष्ट्रपति से करवाई जाती है। और जो उनको किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है इसका आवंटन भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है। छात्रों, विभिन्न मंत्रालयों का समन्वय पर्यवेक्षण करना, सामान्यतः पर्यवेक्षण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, अर्थात ये बीच बीच में वहाँ पर जाते रहते हैं और सभी मंत्री, जितने भी मंत्री हैं वो इनके नेतृत्व में ही काम करते हैं। छात्रों, मंत्रियों को नियुक्त करने का काम भी प्रधानमंत्री का ही है और उनको विभागों को बांटने का काम भी प्रधानमंत्री का ही है और उनको बर्खास्त करने की शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास है ना, उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। और एक बात और, यदि कोई एक मंत्री इस्तीफा देता तो कोई बात नहीं, यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो पूरे मंत्रालय को इस्तीफा देना पड़ता है ना, पूरा मंत्रालय इस्तीफा दे देता है। इसके लिए आप पेज नंबर 90 में देख सकते हैं, पेज नंबर 90 बुक फर्स्ट में देखा जा सकता है। छात्रों, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका क्या है ना? तो ये प्रश्न बहुत बच्चों ने इसको गलत किया है इस बार। तो ये है हमारा, न्यायपालिका ने सार्वजनिक सामाजिक सक्रिय नागरिकों को, है ना, कुछ नागरिक तो अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं, कुछ जो जागरूक हैं, है ना, सामाजिक सक्रिय का मतलब है जो जागरूक नागरिक हैं या ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो जागरूक हैं उनको, और वकील तो जागरूक होते हैं, वकीलों को ज़रूरतमंदों और वंचितों की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति दी है। कुछ लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, वो अपने लिए याचिका नहीं लगा सकते, तो उनके द्वारा अन्य व्यक्ति भी याचिका लगा सकते हैं। अन्य व्यक्तियों को जो याचिका लगाने का अधिकार है वो है जनहित याचिका। कोई भी मामला, है ना, जहां व्यापक रूप से जनता के हित को प्रभावित करता है, यदि किसी मामले से जनता का हित प्रभावित होता है तो प्रभावित व्यक्ति के अलावा भी अन्य व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित याचिका दायर करके उसका निवारण किया जा सकता है, उसका निपटारा किया जा सकता है ना। तो इससे ज़रूरत और गरीब लोगों को मदद मिल जाती है। छात्रों, न्यायालय से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लेता है। न्यायालय के पास यदि इस तरह के कोई मुकदमे आते हैं तो उनको सुनने का निर्णय लेता है, जिससे क्या होता है, पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उसके बदले में दूसरे व्यक्ति ने दाखिल किया है और उनको न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए छात्रों आप पेज नंबर 134 या 135, पेज नंबर 134 और 35 पर पढ़ लेना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा है खंड सी। खंड सी में हमारे 4-4 अंक के क्वेश्चन हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर किस संवैधानिक, है ना, अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा मानते हैं या जिसके बिना काम नहीं चलता? प्यारे छात्रों, जहाँ ये किसकी बात है, इसकी जगह आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आ जाएगा? आधा प्रश्न तो हमारे यहीं तक हो जाएगा, किस अधिकार को संविधान। तो ये है ना, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा मानते थे। कैसे? संविधान का अनुच्छेद 32 जिसमें व्यक्तियों के मौलिक अधिकार शामिल हैं, तो हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है
ऐसी स्थिति में सीधे वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है। और किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की भी अनुमति देता है, अर्थात वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है यदि उसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। प्यारे छात्रों, अब मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन से न्यायालय में जा सकता है। छात्रों, अनुच्छेद 32 के अनुसार है ना, वह व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा या उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। छात्रों, अनुच्छेद 226 के अनुसार वह हाई कोर्ट है ना का या उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है या वहाँ जाकर अपील कर सकता है। छात्रों, अधिकारों को लागू करवाने के लिए उचित कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की पुष्टि कौन करता है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि एक आम नागरिक अपने किसी भी मौलिक अधिकार से वंचित ना रहे। और मौलिक अधिकार देखने के लिए छात्रों अपनी बुक के पेज 40-41 पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है छात्रों हमारा? प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, यद्यपि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है ना, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित रहती हैं। संक्षेप में समझ, गांव में एक कहावत है, कोठी कुटला से हाथ मत लगाइए, पूरा घर बार सब तेरा ही है ना। जिस कह देते हैं भाई जहाँ हमारी तिजोरी है उसे हाथ मत लगाना, बाकी पूरा घर बार तेरा ही है। तो इस तरह की भारत की शक्तियाँ हैं छात्रों, है ना। भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी जो शक्ति हैं औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती हैं या राष्ट्रपति के पास होती हैं। पेज नंबर 85 पर देख सकते हैं आप। वास्तव में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो या तो यूँ कहें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है ना, या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास निर्णय लेने और सरकार की नीतियों की रूपरेखा तैयार करने की वास्तविक शक्ति होती है। और क्या छात्रों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकता, उन्हें हटा नहीं सकता, क्योंकि वो संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और छात्रों, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आम नागरिकों द्वारा नहीं होता, बल्कि किसके द्वारा होता है? आम नागरिक किनको चुनते हैं? विधायकों को और सांसदों को चुनते हैं। तो हमारे जो निर्वाचित विधायक सांसद हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। छात्रों, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है ना, और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ती है ना। तो इस प्रकार से हम यह भी तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। और इसको बाध्य कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया छात्रों? अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को अपने सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करने होंगे। या कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली हैं, तब भी आप इसका उत्तर यही लिखेंगे जो हमने अभी बताया। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ घुमा दिया जाता है और बस आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या है? भारत में न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, या आवश्यकता के कोई 2 कारण बताइए। छात्रों, भारत में न्यायपालिका की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? कानून की रक्षा करने के लिए। अगर हमारी न्यायपालिका ना होगी तो हमारे कानून की रक्षा कौन करेगा? सरकार तो अपनी मनमानी करने लगेगी। कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, है ना, हमें ये भी मानना चाहिए कि संविधान के अनुसार कानून ही सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है ना। तो न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार कार्य करेगी। तो कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए भी न्यायपालिका की सर्वोच्चता न्यायपालिका की हमें आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी सरकार ऐसे निर्णय ले देती है
है ना, जिनको हमें समीक्षा करनी पड़ती है न्यायपालिका के द्वारा, उनको वापस करना पड़ता है। तो न्यायपालिका को ये देखना होता है कि सरकार ने जो नियम और कायदे कानून बनाए हैं क्या वो जनता के हित में हैं, और कितनी ज़्यादातर जनता के हित में है या कम जनता के हित में है। और छात्रों, विधायिका व कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सकें, है ना, सब शक्तियों से अधिक उपयोग ना कर सकें, है ना, ये तो इसके लिए भी हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा तो न्यायपालिका के द्वारा ही हो सकती है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी हमें न्यायपालिका की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इस प्रश्न को जानने के लिए हम एक हेडिंग डालेंगे, न्यायिक सक्रियता, और उसके आगे लिखेंगे, यह नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है, एक प्रभावी हथियार है ना। अदालतों को और अधिक लोगों के अनुकूल बनाता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये तो क्या है, कानून जो है वकीलों के हाथ की कठपुतली है, या वकीलों के लिए स्वर्ग है, हम जनता को कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। तो ये क्या करता है न्यायिक सक्रियता, उसे अधिक लोगों के अनुकूल बनाता है। अदालतें अपने निर्णय के सामाजिक जनहित पर विचार करने और समाज के कमज़ोर वर्गों की मदद करने के लिए लागू कानून से भी ऊपर जा सकती हैं, उससे परे भी जा सकती हैं, मतलब उससे हटकर भी कार्य कर सकती हैं, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, है ना। मुख्य साधन है जिसके माध्यम से भारत में न्यायिक सक्रियता फली फूली है, वह है जनहित याचिका, है ना, PIL, या सामाजिक व्यवहार याचिका, जिसको SAL कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, विधायिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू कानूनों के प्रति न्यायपालिका की सक्रियता, है ना, कि न्यायपालिका को देखना होता है कि विधायिका ने क्या कानून बनाए हैं और कार्यपालिका ने उसे किस प्रकार से लागू किया है, कहीं इसमें त्रुटि तो नहीं रह गई है। ये देखने का काम किसका है, हमारी न्यायपालिका का है, जो न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आता है। इस अवधारणा में 1979 के आसपास बदलाव आया। 1979 में न्यायालय ने एक प्रवृत्ति चलाई, एक मुहिम स्थापित की, क्या, जब उसने एक ऐसे मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया जहां मामला पीड़ित व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि उनकी ओर से अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था, है ना। कभी कभी पीड़ित व्यक्ति इतने ना समझ होते हैं या उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता, तो उनके द्वारा अन्य व्यक्ति ही उसको याचिका लगा देते हैं और उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। भारत जैसे सबसे सफल संविधान लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलनों के परिणाम स्वरूप बनाए गए। तो ये है इसकी न्यायिक सक्रियता। अब हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, संविधान राष्ट्रवादी आंदोलनों की विरासत कैसे है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, है ना। राष्ट्रीय आंदोलनों की विरासत कैसे है छात्रों, जब हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तभी से जो जो मांग हम उनसे चाहते थे वो हमने भारतीय संविधान में रखी हैं, है ना। तो भारत कैसा है, भारत के संविधान में लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलनों के परिणाम स्वरूप बनाए गए, क्योंकि उनके स्वरूप को हमने इसमें समाहित किया है। भारत का संविधान राष्ट्र आंदोलन की विरासत माना जाता है ना। कैसे माना जाता है, यह राष्ट्रवादी आंदोलन के एक लंबे इतिहास पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर चलने की उल्लेखनीय क्षमता है। और क्या है, मौलिक प्रतिबद्धताएं हैं, वचन हैं, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता का वादा राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान किया गया। छात्रों,
संविधान में अधिकार, समानता, भेदभाव का उन्मूलन या भेदभाव को मिटाना या भेदभाव का निराकरण और स्वतंत्रता सेनानियों और आम जनता की आकांक्षाओं को सम्मिलित किया गया, है ना। इन लोगों की आकांक्षाओं या इच्छाओं को भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। छात्रों, इसका अथवा है संविधान सरकार की शक्ति को कैसे सीमित करता है और संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वालों की सीमा कैसे तय करता है ना। इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो छात्रों, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करता है। ये सीमाएं मौलिक हैं। सरकार कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान कई तरह से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे आम तरीका कुछ मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करना है, क्योंकि संविधान ने कुछ मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया है। ठीक है, नागरिकों के रूप में हम सभी के पास ये अधिकार है और किसी भी सरकार को इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार के प्रत्येक अंग का क्षेत्राधिकार निर्धारित है, उससे आगे नहीं जाएगी सरकार जहाँ तक निर्धारित है। जांच एवं संतुलन की पर्याप्त व्यवस्था दी गई है। और क्या है? संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां। हमारे पास क्या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां हैं। सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया का सीमांकन करने में मदद करती है कि कहाँ तक कानून बना सकते हैं हम, या हम संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छात्रों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और सी खंड का आखिरी प्रश्न भी है। भारत में स्वतंत्र और एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया अपनाता है ना। उदाहरण सहित तर्क दीजिए, है ना। उदाहरण का मतलब है उदाहरण सहित तर्क दीजिए। और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं, ये बात है। चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू करने और बनाए रखने से भी, है ना, चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा। और क्या होगा? यह राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको कंट्रोल करता है और सुनिश्चित करता है कि मतदान का कोई गलत साधन ना अपनाया जाए, है ना। चुनाव आयोग की नज़र रहती है सभी प्रत्याशियों पर। उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का विस्तृत विवरण देना पड़ता है, ब्यौरा देना पड़ता है कि इसके पास कितनी संपत्ति है, क्या क्या चल संपत्ति, उसको सब लिखना पड़ता है। चुनाव में धन बल के दुरुपयोग को, है ना, नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम भी चुनाव आयोग करता है। और चुनाव का समय निर्धारण करने का काम भी इसी का है। और छात्रों, जाति धर्म का इस्तेमाल ना हो, उसे रोकने के लिए सरकार को कुछ गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश दे सकती है। और कभी कभी चुनाव आयोग क्या कर सकती है ना, ये क्या चुनाव को रद्द भी कर सकती है। यदि इसे पता लग जाए कि धांधली हुई है तो चुनाव को रद्द भी कर सकती है। और कहीं पर पुनः मतदान, है ना, दोबारा मतदान करा सकते हैं, दोबारा गिनती करा सकते हैं, पुनर्मतदान, पुनर्गणना, है ना, दोबारा काउंटिंग का भी आदेश दे सकती है। या चुनाव स्थगित भी कर सकती है ना, चुनाव भी ख़त्म कर सकती है, रद्द कर सकती है यदि सुरक्षा कारणों से ऐसा हो। प्यारे छात्रों, और विस्तृत जानकारी के लिए इसको आप पेज नंबर 70-71 पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, है ना। खंड डी जो है और ई नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूँगा।